नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। तो आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लौह और इस्पात उत्पाद नीति की। घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति यानी DMI&SP नीति के कारण 20,000 करोड़ रुपए के इस्पात आयात में कमी देखने को मिली है। इस नीति को वर्ष 2017 में घरेलू इस्पात उद्योग के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। इसके साथ परियोजनाओं की निम्न गुणवत्ता में सुधार एवं अल्प लागत वाले आयातित इस्पात के बढ़ते उपयोग को कम करना भी इस नीति का उद्देश्य है। ये नीति सरकारी खरीद में न्यूनतम 15 से 50% मूल्यवर्धन के साथ DMI&SP नीति को वरीयता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत वे लौह और इस्पात उत्पाद सम्मिलित हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों सहित भारत में पंजीकृत एवं स्थापित संस्थाओं द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। ये नीति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू है। ये 25 करोड़ रुपए से अधिक के कुल अनुमानित मूल्य वाले लौह और इस्पात उत्पादों की आपूर्ति पर लागू है। आइए अब जानते हैं कि इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय। जून 2020 में चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया के कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क आरोपित किया गया था। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति को वर्ष 2030 तक भारत की इस्पात विनिर्माण क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना योजना भी नागर विमानन, सड़क, रेलवे, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में इस्पात की मांग उत्पन्न करेगी। वर्ष 2019 में भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 111 मिलियन टन के स्टील उत्पादन के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया था। अगली खबर जीएसटी से संबंधित है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्यवस्था के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अपनाया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, लग्जरी टैक्स आदि जैसे लगभग 17 अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करके सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में प्रारंभ किया गया था। चलिए जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और अवधारणाओं पर नजर डालते हैं। जीएसटी परिषद ये जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ये प्राधिकरण सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को वस्तु और सेवा कर के तहत कम हुई कीमतों पर लाभ मिल सके। जीएसटी लागू होने से कर की दर में आई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि से हुए लाभ को कीमतों में कमी के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान किया जाएगा। इस उपाय को मुनाफाखोरी रोधी के नाम से जाना जाता है। कंपोजिशन स्कीम इस स्कीम में पंजीकृत व्यक्ति को उसके टर्नओवर के आधार पर एक निश्चित दर से टैक्स देना होता है। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यापारी अपने ग्राहकों से जीएसटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका तात्पर्य है कि बिक्री पर टैक्स का भुगतान करते समय उस टैक्स को घटाया जा सकता है जो पहले ही खरीद पर चुकाया गया है। ई-वे बिल ये जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बिक्री के लिए 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की किसी भी खेप को ले जाने वाले कंसाइनमेंट के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जाने वाला आवश्यक दस्तावेज है। जीएसटी के अंतर्गत कुछ अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया गया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक सीमा शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग वाले अल्कोहल पर वेट आदि जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। वर्तमान में सभी उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर सब पर जीएसटी लागू है। इन्हें 5, 12, 18 और 28% के 4 अलग अलग स्लैब्स में वर्गीकृत किया गया है। जीएसटी से होने वाले लाभ। जीएसटी के कारण राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है।
टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया सरल हो गई है और करों को युक्तिसंगत बनाने में सहायता मिली है। इससे अर्थव्यवस्था को और अधिक औपचारिक बनाने और सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा मिला है। ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत की वजह से राज्यों के मध्य वस्तुओं का परिवहन और अधिक सरल हो गया है। कंपोजिशन स्कीम के माध्यम से लघु करदाताओं के लिए अनुपालन भार को कम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिए पर्याप्त राजस्व का न होना, मुनाफाखोरी रोधी से जुड़े मुद्दे, ट्रांजिशनल क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित मुद्दे। इन सभी मुद्दों को देखते हुए भविष्य में कुछ आवश्यक सुधार भी किए जाने जरूरी हैं, जैसे त्रिस्तरीय दर संरचना जैसी कम दरों के साथ सरल कर संरचना बनाना, ऑनलाइन जीएसटी मूल्यांकन के माध्यम से सरल टैक्स फाइलिंग और मूल्यांकन करना, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन प्रोसेसिंग आदि जैसे जीएसटी सुधारों को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक है स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर, भारत के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के उपरांत अवसर। इसे नीति आयोग और एक अमेरिकी सरकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि कोविड-19 ने किस प्रकार भारत में स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु। कोविड-19 लघु और मध्यम अवधि में भारत के परिवहन और विद्युत क्षेत्रों के समक्ष मांग एवं आपूर्ति पक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। लोअर डिस्पोजेबल इनकम और नकदी बचत करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादों की मांग को कम करेगी। वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से मांग में आई कमी ने विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है। परिवहन और विद्युत क्षेत्रकों को हरित बनाने हेतु रणनीतिक अवसर। परिवहन क्षेत्र, गैर मोटर चालित परिवहन अवसंरचना का विस्तार, घर से कार्य करने को प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना आदि। विद्युत क्षेत्र, विद्युत वितरण व्यवसाय और परिचालन में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना आदि। इन पहलों और निवेशों के मार्गदर्शन हेतु सिद्धांत की भी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है, जैसे न्यूनतम लागत वाले ऊर्जा समाधानों में निवेश को बढ़ावा देना, प्रत्यास्थ यानी रिजिलिएंट और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन करना, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देना और सामाजिक और पर्यावरणीय समता को बढ़ावा देना। अंत में ये कहा गया है कि यदि दिए गए सभी उपायों को अपनाया गया तो भारत का परिवहन क्षेत्र CO2 उत्सर्जन में कुल 1.7 गीगाटन की बचत कर सकता है और वर्ष 2030 तक ईंधन की मांग के समतुल्य 600 मिलियन टन तेल की बचत कर सकता है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। युगांडा UNFCCC के समक्ष REDD+ परिणाम प्रस्तुत करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बन गया है। ये युगांडा को रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी REDD+ गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए परिणाम आधारित वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF की वन संरक्षण योजना के माध्यम से वित्त प्राप्त कर सकेगा। REDD+ क्या है? REDD+ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों द्वारा विकसित एक तंत्र है। ये तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके विकासशील देशों में वनोन्मूलन और वन शरण पर अंकुश लगाकर इससे होने वाले उत्सर्जन क्षति को कम करता है। REDD+ वन संरक्षण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। ये वन भूमि का विस्तार कर उत्सर्जन को कम करने और संधारणीय विकास के लिए निम्न कार्बन तकनीकों में निवेश करने के बदले में विकासशील देशों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके तहत वन भूमि के विस्तार या वनों की पुनर्बहाली के माध्यम से जो कार्बन संग्रहित होता है उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विकासशील देशों को परिणाम आधारित कार्रवाइयों के आधार पर परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त होंगे। भारत ने REDD+ वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन किया है। ये REDD+ तंत्र को आकार प्रदान करने में सहायक रहा है। भारत ने REDD+ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय REDD+ रणनीति प्रस्तावित की थी। ये रणनीति वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर सभी वृक्षों को शामिल करती है।
अगली खबर है नमामि गंगे परियोजना से संबंधित। विश्व बैंक ने नमामि गंगे परियोजना के लिए नए फंड की स्वीकृति प्रदान की है। विश्व बैंक ने गंगा नदी बेसिन में प्रदूषण को समाप्त करने, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगा परियोजना को 5 वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। विश्व बैंक वर्ष 2011 से संचालित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इससे पहले नमामि गंगे परियोजना के प्रथम चरण के एक भाग के रूप में विश्व बैंक से 4,535 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे दिसंबर 2021 तक प्रदान किया जाना है। नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इस परियोजना के मुख्य आधार हैं सीवेज उपचार अवसंरचना, रिवर फ्रंट विकास, नदी तल की सफाई, वनीकरण, जैव विविधता, औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह निगरानी, गंगा ग्राम आदि। इसके कार्यान्वयन को 3 स्तरों में बांटा गया है। प्रवेश स्तर की गतिविधियां यानी तत्काल दृश्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, मध्यम अवधि की गतिविधियां यानी 5 वर्ष की समयावधि के भीतर कार्यान्वित करने के लिए, और दीर्घकालिक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इस परियोजना की कार्यान्वयन इकाई है, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक 3 और माह के लिए किया गया है। ये घोषणा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राहत पैकेज के भाग के रूप में की गई है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक निःशुल्क राशन प्रदान करने और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम निःशुल्क चावल या गेहूं प्रदान करने के साथ साथ प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलोग्राम निःशुल्क चना भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए टीके की योजना और तैयारियों की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए 4 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें अति संवेदनशील समूहों की पहचान की जानी चाहिए और उनके शीघ्र टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता आदि। किसी का भी कहीं भी टीकाकरण किया जाए। टीका लगवाने के लिए निवास स्थान संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होने चाहिए। टीकाकरण किफायती और सार्वभौमिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। उत्पादन से लेकर टीकाकरण तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाए और तकनीक के उपयोग से कम समय में सहायता प्रदान की जाए। G4 फ्लू वायरस। ये हाल ही में प्रकट H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक उपभेद है, जो चीन में सुअरों को संक्रमित कर रहा है। इस वायरस से महामारी के फैलने की आशंका है। इसमें वर्ष 2009 में फ्लू महामारी का कारण बनने वाले वायरसों के जीनों के समान जीन विद्यमान हैं। G4 स्ट्रेन में भी SARS-CoV-2 वायरस की तरह ही मनुष्यों से जुड़ने की क्षमता है। चीन ने हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया। ये कानून पहली बार चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा इकाइयों को औपचारिक रूप से हांगकांग में संचालन की अनुमति प्रदान करेगा। ये संबंध विच्छेद, सत्ता समाप्ति और अन्य राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक संधि का अपराधीकरण करने के लिए अधिनियमित किया गया है। साथ ही इसके द्वारा विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि एक देश दो प्रणाली मॉडल की उपेक्षा करने के कारण इस कानून की आलोचना की जा रही है, क्योंकि एक देश दो प्रणाली मॉडल हांगकांग को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता था। एक देश दो प्रणाली मॉडल के तहत हांगकांग और मकाऊ को रक्षा एवं विदेशी मामलों को छोड़कर कार्यकारी, विधायी और न्यायिक मामलों में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। महान्यायवादी के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए विस्तार। राष्ट्रपति ने के वेणुगोपाल को महान्यायवादी के रूप में 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया था। ये देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।
उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ज़ीलैंडिया ये एक लंबा और संकीर्ण लघु महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर में जलमग्न है। ये लघु महाद्वीप का एक ऐसा भूभाग है जो अपने मूल महाद्वीप से पृथक हो गया है। ज़ीलैंडिया लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व अंटार्कटिका महाद्वीप से और इसके बाद लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पृथक हो गया था। ज़ीलैंडिया का केवल 7% भाग समुद्र तल से ऊपर स्थित है, जिसके अधिकांश भाग से न्यूजीलैंड का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।